हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच की इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 फिजिक्स के चैप्टर काइनेमेटिक्स को। यह काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन पे 5 लेक्चर्स को दिया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो यूनिट एंड डायमेंशंस के हमने आपको कराए हैं, उससे आपके लगभग आपके जितने कंसेप्ट जो है उसको हमने कवर कर दिया है। सभी क्वेश्चंस के थ्रू हमने एक क्वेश्चंस के थ्रू हमने 2-3 कंसेप्ट आपको दिए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को जाकर आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप प्रीवियस बैचेस को भी जाकर देखिएगा और जो भी आपके पास बुक्स है उनको फॉलो कीजिए। अगर आप इतने अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेट तौर पे आपके सिलेक्शन जरूर होंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं आपको उनको ध्यानपूर्वक देखना है और उसको समझते चलना है। हर एक क्वेश्चन से हम आपको कंसेप्ट को सिखाएंगे, तो उन कंसेप्ट को आपको सीखना है ताकि उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके बनते हैं तो आप उसको क्वेश्चंस को वहाँ पे एग्जामिनेशन में आप अच्छे से बना सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए जैसा कि आपको पता है कि जब हम कोई भी चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से लेकर चलते हैं, ताकि क्या हो, एक कंसेप्ट जो भी बच्चे जिनके कंसेप्ट अच्छे नहीं हो या फिर जो भी बच्चे जो कमज़ोर हो वो भी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सके और आगे आने वाले लेक्चर्स को भी देखकर वहाँ से कुछ सीख सके। दोस्तों हम आपको हमेशा बेसिक से चलते हैं, तो यहाँ पे भी हम बेसिक से ही चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ बॉडी इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। एक बॉडी है जो कि क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। यानी क्या हो रहा है, वेलोसिटी अगर आपका कांस्टेंट है, देखिए जो भी चीज़ आपके यहाँ पे अगर दिए जाते हैं फिजिक्स में, उन सभी वर्ड्स के एक प्रॉपर मीनिंग होते हैं। अगर उन मीनिंग्स को अगर आप समझते हैं तभी आपका जाकर फिजिक्स एक स्ट्रॉन्ग आपका पोर्शन बन पाता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब आपको यह जान लेना चाहिए यहाँ से कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का चेंजिंग अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगा तो बाद का वेलोसिटी पहले का वेलोसिटी सेम रहेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा और चेंज इन टाइम तो हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन 0 मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, आपको ये समझते चल रहा है। हालांकि इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज नहीं है, लेकिन हम आपको जो भी क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट यहाँ पे मिलते जा रहे हैं वो हम आपको सिखाते चलेंगे, ताकि एक अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट भी आपको बिल्डअप होते चले साथ ही साथ। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस बताना हमारा मकसद नहीं रहता है, हमें आपको कंसेप्ट भी सिखाना रहता है, ताकि क्या हो, इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चंस बनाया जाए तो आप उसको बना सके। और ऐसा बिल्कुल होता है, प्रीवियस बैचेस में भी हुआ है। सारे क्वेश्चंस जो हमने आपको कंसेप्ट दिए थे उससे बहुत सारे कंसेप्ट से क्वेश्चंस दिए गए हैं और इस बार भी बिल्कुल दिए जाएंगे। इस बार हमारा टारगेट है कि 200 प्लस बच्चे सेलेक्ट हो पाए। प्रीवियस बैचेज में हमारे 10 प्लस बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, तो इस बार 200 प्लस का टारगेट है, तो उसे अचीव करना है। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इज एस। किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम इंस्टेंट पे उनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उस बॉडी के द्वारा, वो कितने दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है आपको एस दिया जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई द सेम बॉडी एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो कितना दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है आपको डी। तो कहा जा रहा है एस और डी में रिलेशन क्या होगा। तो ये आपको रिलेशन याद करके रखना है कि जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको रिलेशन पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस के होता है। अगर आप इसको कंसेप्चुअली समझे तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी बॉडी अगर पार्टिकल ए से स्टार्ट होकर बी पे जाता है, तो मान लेते हैं वो इस पाथ को फॉलो करता है। अगर वो इस पाथ को फॉलो करता है, एक इस पाथ को फॉलो करके देन फिर इधर से फॉलो करके एक इस तरीके से वो जाता है, तो इस कंडीशंस में हमारा पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, 4 और 5, ये हमें 5 पाथ यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो हमारा पाथ 3 होगा, ये 3 जो पाथ होगा ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। कैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा, ये हमें कैसे पता चला, हमें डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पता है। डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशंस के अनुसार जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल किया जाता है किसी भी बॉडी के द्वारा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ए से बी से जाने वाला यही एक शॉर्टेस्ट पाथ है जो कि क्या है, किसी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया जा रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और बचा हुआ जितने हैं 1, 2 और फिर आपके ये कौन से, ये 4 नंबर और फिर कौन सा 5 नंबर, ये सभी क्या हो गए आपके डिस्टेंस हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बराबर हो सकता है और क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। हालांकि आप पाथ नंबर ए बी को भी, यानी पाथ नंबर 3 को भी आप डिस्टेंस कह सकते हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से हमें मिल गया डिस्टेंस जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस की, तो डी लेस देन इक्वल टू एस, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से आपको यह कंसेप्ट समझ में आता है, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो कंसेप्ट जैसे बताया जा रहा है उसको आपको अच्छे से सीखते चलना है। इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हालांकि इसी क्वेश्चन पे हमने और भी कुछ कंसेप्ट दिए हैं इसी वीडियो लेक्चर्स में, तो आने वाले क्वेश्चन में आपको वहाँ पे दिखेगा, तो उसे आप देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो। किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो डिस्टेंस कवर इज, तो उस बॉडी का डिस्टेंस कवर क्या होगा, ठीक है। तो उस बॉडी का डिस्टेंस कवर जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो बॉडी के द्वारा डिस्टेंस कवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमें इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बारे में बताता है, बॉडी स्टार्टिंग में कहाँ है और फिर बाद में कहाँ है। जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे चल रहा है, अगर वो इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और यहाँ से एक चक्कर मारने के बाद इस पॉइंट फिर ए पॉइंट पे चला जाता है दोबारा, ठीक है। तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो रहा है, इक्वल है, कॉन्साइड हो रहा है, एक ही जगह पे है। तो इस कंडीशन में इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस समथिंग कुछ आएगा जो कि किसके बराबर होगा, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। अगर इस सर्किल का रेडियस r होगा तो इसका डिस्टेंस 2πr हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मे और मे नॉट भी जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है कि इन 1 सेकेंड में अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। 1 सेकेंड में एक पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला जाता है, ठीक है। मूविंग इन अ सेमी सर्कुलर रेडियस 1 मीटर, एक सेमी सर्कुलर रेडियस से मूव कर रहा है जिसका कि रेडियस 1 मीटर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपसे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और एवरेज स्पीड आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे लिखिएगा AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वहीं पे बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो ये कैसा है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, ऐसा करके क्वेश्चंस भी आपका एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर जान लें हम मैग्नीट्यूड वाइज, तो वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसका मैग्नीट्यूड लेने का, मॉडुलस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। और बॉडी ए से बी में जा रहा है तो उस बॉडी का ए से बी में जाने के दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वही होता है जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ, एक तो बॉडी ऐसे आ रहा है और एक ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ ए बी है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो ये ए बी क्या हो जाएगा, यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा और कहें इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और टाइम ट्रेवल टी मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी हमारा 2r के बराबर हो जाएगा और टाइम ट्रेवल टी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है और टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड कहा जा रहा है, तो टाइम का वैल्यू 1 दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो कैसे एवरेज वेलोसिटी निकाला हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो कि ए बी के बराबर होगा और ए बी का वैल्यू, ये वैल्यू आर है तो ये वैल्यू भी आर होगा, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया और टोटल टाइम t है। तो आर का वैल्यू 1 मीटर दिया गया है, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड दिया गया है, तो यहाँ पे डालेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। न्यूमेरिकल रेशियो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का न्यूमेरिकल रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, वह क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का न्यूमेरिकल रेशियो आपको पता होगा कि हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, इक्वल टू और लेस देन 1, ठीक है। सिर्फ ऑलवेज लेस देन 1 नहीं लगा सकते क्योंकि इक्वल टू का साइन भी लगता है, क्योंकि कभी कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन इट्स स्पीड। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कंसेप्चुअली समझिएगा तो तभी इस क्वेश्चन के आंसर को आप दे पाइएगा, नहीं तो क्या होगा, गलत दीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे का आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि क्या है, एक गलत ऑप्शन है, जो कि क्या है, एक गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है किसी बॉडी के द्वारा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो कहा जा रहा है कि उसका स्पीड क्या होगा, स्पीड घटेगा, बढ़ेगा, जीरो होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट को हटाएं तो डिस्टेंस क्या हो गया, सी इंटू टी लिख सकते हैं। तो डी अपॉन टी क्या हो गया, सी के बराबर हो गया, यानी ये क्या हो गया, आपका कांस्टेंट के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम का वैल्यू क्या मिल गया, हमें कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो हमें क्या पता चला कि स्पीड हमारा कैसा हो गया, स्पीड हमारा कैसा हो गया, स्पीड हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको अगर आप अच्छे से समझे होंगे तभी बना पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, आपका जरूर आंसर गलत आया होगा बहुत बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा जा रहा है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू। कहा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम v है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम हो गया, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नहीं मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, और कह सकते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यूनिफॉर्म यानी इस प्रकार से कांस्टेंट होगा, समय बढ़ता रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपका कहा जा रहा है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो स्लोप हमें क्या बताता है, हमें tan थीटा के बारे में बताता है स्लोप, ठीक है। और ये tan थीटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो tan थीटा है यहाँ पे, ये tan थीटा वो क्या बताता है हमें, एक्स एक्सिस से हम क्या करते हैं, यानी टाइम एक्सिस से हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा आता है वही हमें क्या मिलता है, tan थीटा मिलता है, और क्या है, स्लोप मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, आपका जीरो होगा, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू जीरो है, यहाँ से थीटा का वैल्यू 0 डिग्री मिल जाएगा। तो tan थीटा में tan 0 डिग्री डालेंगे, tan 0 डिग्री, तो tan 0 का वैल्यू 0 मिलता है। तो यहाँ से स्लोप हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप 0 मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज, ठीक है। आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब उनके डायरेक्शन से अभी कोई मतलब हमें नहीं है, सिर्फ उनके न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। तो जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कहा जाए तो आप यहाँ पे मॉडुलस का साइन लेंगे, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। देन फिर नीचे क्या होगा, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो इसका आपको क्या कहा जा रहा है, आपको वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताता है। एवरेज वेलोसिटी हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताता है, और एवरेज स्पीड हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम बताता है, ठीक है। तो टाइम से टाइम कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस मिल जाएगा हमें, क्योंकि टाइम से टाइम कट गया। और जैसा कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो देख सकते हैं कि ये इतना छोटा कंसेप्ट आपको यहाँ पे कैसे यूज किया गया है, समझ रहे हैं आप। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो सकता है और आपका लेस देन हो सकता है, यानी कम हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रोन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। कहा जा रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, तो चलिए मान लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बना लेते हैं। ये टाइम हो गया, यहाँ पे पोजीशन हो गया, ठीक है, या फिर आप इसको डी मान लीजिए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसी भी इंस्टेंट पे, किसके लिए, द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रोन पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू, किसी भी इंस्टेंट पे वो हमें क्या देगा। तो मान लेते हैं कि ग्राफ अगर इस तरीके से भी होगा या फिर ग्राफ इस तरीके से भी होगा, तो ये इसका स्लोप जो होगा, इसका जो स्लोप होगा यह हमें क्या देगा, ठीक है, इसका स्लोप हमें क्या देगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो वी इंस्टेंटेनियस या फिर वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है आपका जो ये जो स्लोप होता है एम इक्वल टू है, ये जो tan थीटा है ये हमें क्या देगा, ये हमें
वी इंस्टेंटेनियस के बारे में बताएगा। किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का या फिर आपके पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो उस इंस्टेंट के हमें वेलोसिटी के बारे में वह बताता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसी दो बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसी दो बॉडी का जो कि एंगल 30 डिग्री बना रहा हो और एक एंगल कितना बना रहा है, एक एंगल आपका 60 डिग्री बना रहा हो, ये ए है और ये बी है, ऐसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज वी ए का वेलोसिटी वी ए दिया जा रहा है और बी का वेलोसिटी वी वी दिया जा रहा है। तो आपको वी ए अपॉन वी वी निकालना है। तो अभी तुरंत हमने जस्ट इसी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और क्या है पोजीशन टाइम ग्राफ का जो टैन थीटा होता है यानी जो स्लोप होता है ये हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो वी ए अगर हम निकालेंगे तो वी ए हमारा tan 30 के बराबर हो जाएगा और वी वी निकालेंगे तो tan 60 के बराबर हो जाएगा। और tan 30 और tan 60 दोनों का वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे। तो tan 60 और tan 30 का वैल्यू क्या होगा? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो वी ए अपॉन वी वी का रेशियो, वी ए अपॉन वी वी का रेशियो कितना आ जाएगा? 1/3 के बराबर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। कहा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी का चेंजिंग कहाँ पे? यूनिफॉर्म मोशन में, वो हमें क्या देगा? ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब कि वो बॉडी कैसा होगा? वो बॉडी आपका हमेशा समान होगा, यानी वो समान वेलोसिटी चलेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन कहा जा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन के दौरान हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या फिर डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। चलिए, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम। ठीक है, अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है और कहीं यूनिफॉर्म है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? हमने आपको जस्ट इसी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि चेंज इन वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहे, अगर यूनिफॉर्म मोशन रहे तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। यानी कहने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 का वैल्यू क्या होगा? आपका जीरो के बराबर होगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पहले का वेलोसिटी बाद का वेलोसिटी सेम होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन चेंज इन टाइम तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या मिला? हमेशा जीरो होगा, यानी ऑलवेज इक्वल टू जीरो फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और आपको बता दें यहाँ पे कि यहीं पे क्वेश्चन में अगर पूछ दिया रहा था कि एक्सलेशन बताइए, उस बॉडी का एक्सलेशन क्या होगा, तो वो भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ए इक्वल टू होता है dv/dt और dv/dt का वैल्यू क्या मिल रहा है? हमें जीरो मिल रहा है। तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने आपको काइनेमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से हमने आपको बताया यहाँ पे। इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और दोस्तों को भी आप इस वीडियो के बारे में बताएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।